अब मैं इसको और ऑपोजिट करते चलता हूं। जब इधर में ले आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, एरो की तरफ है, तो सबसे पहले मुझे इस जो आपने सरफेस एलिमेंट लिया है डी ए, इस एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है बस। हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू थ्री स्टेप एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के बारे में जो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे, इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है और उस फ्लक्स के अंदर जो वेरिएशन होता है उनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके बाद हम गॉस लॉ के स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा, आज की क्लास का एजेंडा रहेगा। और हम डिफाइन करेंगे साथ में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए शॉर्ट में बिल्कुल एकदम रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगा हमारा। एग्जाम ओरिएंटेड पूरी एक्सप्लेनेशन रहेगी। एग्जाम में आपके जो हमारी एक्सप्लेनेशंस है, जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इनसे रिलेटेड ही काफी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में या मिलते हैं। ठीक है, आप चाहे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठा के देखेंगे या फिर आने वाले जो आपकी एग्जाम होगी वहां पर, तो आपको जिस दिन एग्जाम देने जाओगे फाइनल डे को उसी दिन पता चलेगा। लेकिन आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर उठाकर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको वही मिलती है जो आपको कोई भी टीचर क्लास में आपकी एक्सप्लेन करता है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस टीचर होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहले। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहां पर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा अभी तक हमने जो जितने टाइप्स के चार्जेस को डिस्कशन किया है वो है दो टाइप मेनली। पहला है हमारे पास पॉइंट चार्ज और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये दो टाइप के चार्जेस हमने देखे हैं। डाइपोल क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होती है। तो इस टाइप के पेयर को आप बोल देते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें तो आप डिफाइन कर सकते हो कि पॉइंट चार्ज का मतलब बिल्कुल छोटा सा चार्ज जिसकी अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, अपना कोई लेंथ, हाइट एंड विड्थ इसकी नेग्लिजिबल है। या फिर आप यहां पर यह भी कह सकते हो इसकी जो लेंथ, हाइट, विड्थ और जो इसकी डायमेंशन है, इसकी जो साइज है, वो इसकी डिस्टेंसेस की जो कैलकुलेशन हो रही है इसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है? नेग्लिजिबल है। अगर हम यहाँ पे इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं 1 मीटर और यहां पर ये जो चार्ज की साइज है ये है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अगर है, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज बहुत छोटा है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया? पॉइंट चार्ज से डिफाइन कर दिया। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि हमारे पास हमारा जो काम है सिर्फ पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करने से नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का फोर्स फाइंड आउट करना है, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना, अदर बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज की फॉर्म में नहीं है, वो डायपोल की फॉर्म में नहीं है, वो अदर तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को हमने चार्ज दिया हुआ है। तो वहां पर हम उनको स्टडी करने के लिए, उन समस्याओं को देखने के लिए हम यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आता है कि सपोज आपके सामने कोई इस टाइप का कोई वायर है, थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया, मान लो इस टाइप का कोई वायर है आपके पास। इस वायर को जब आपने चार्ज दिया है तो इस वायर को चार्ज देने से आपको पता चल रहा है, क्या आप इस चार्जिंग के पैटर्न को या तरीके को आप क्या पॉइंट चार्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या इस चार्ज को आप पूरे को एक साथ नहीं कर सकते? या इसमें से मैं आपको इतना पीस दे देता हूं तो क्या आप इसको पॉइंट चार्ज से कंसिडर कर सकते हो? आप इसको पॉइंट चार्ज से डिफाइन नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना इनकी कैलकुलेशन कर सकते। तो यहां पर इस टाइप के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को स्टडी करने के लिए हम यहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक स्टडी करते हैं। तो इसके लिए आप देखो,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर जो हम डिफाइन करेंगे यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी रहेगी, वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, इसको रिप्रेजेंट आप लैम्डा से करोगे। तो यहां पर देखो, इसको डिफाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ इसके लिए इस जगह पर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ पे इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा पार्ट मैंने कंसिडर किया है। इसकी जो साइज है यहाँ पे, इसकी साइज है dl। जब स्मॉल साइज है, इस पूरे के ऊपर जो लेंथ है उसके से हमने अगर स्मॉल सेगमेंट कंसिडर किया है, तो स्मॉल साइज के लिए आपके पास जो चार्ज होगा इसके ऊपर वो भी तो स्मॉल ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि इस स्मॉल साइज पे बहुत ज्यादा चार्ज आपने बहुत ज्यादा एक पूरा चार्ज रख दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसके ऊपर भी छोटा सा चार्ज आएगा। तो यहां पर स्मॉल सेगमेंट में स्मॉल चार्ज की वैल्यू है dq। ओके, अब इसके लिए आप जब लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा, पहले तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। कभी भी चार्ज आपके पास एक कोई लीनियर वायर को चार्ज दिया हुआ है, तो इस टाइप के चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन को आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। और यहां पर जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आ गई। और लैम्डा को डिफाइन करने के लिए dq ओवर dl, ये आपके पास इसका dq ओवर dl कंप्लीट आ गया। अगर आप पूरे वायर के लिए आप अगर बात करोगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, किस तरीके से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो आप बता दोगे लैम्डा इज इक्वल्स टू q ओवर l। पूरी लेंथ के लिए q ओवर l हो जाए, क्योंकि पूरा इसका चार्ज क्या है, q चार्ज है पूरी के ऊपर, और इसके पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है, वो l लेंथ है। तो q अपॉन l इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी कूलाम पर मीटर। सिंपल सी है, कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन जो भी हो आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब हम यहां पर बात करें कि इस चार्ज के कारण इस पूरे सेगमेंट को, पूरे वायर को तो हम एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते कि ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, लेकिन इसका अगर एक ये छोटा सा जो पार्ट है, इस छोटे से पार्ट को हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तो यहां पर आपको बताने के लिए ये जो लाइन सेगमेंट लिया है ये बहुत ही बड़ा लिया है एक तरीके से। अगर हम इस लाइन सेगमेंट को और भी छोटा ले सकते हैं, यहां पर अगर हम इस लाइन सेगमेंट को इतना सा लें, इतना सा यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी यहां पर dq एंड dl की तरह काम करेगा। और आपके पास जो लाइन जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितना आ जाएगा, यही रहेगा। इसके लिए भी dq ओवर dl। तो यहां पर तो मैंने आपको बताने के लिए लिया है, लेकिन जो ये लाइन सेगमेंट लेते हैं बहुत छोटा लेते हैं, इवन इससे भी छोटा लेते हैं, ये भी बोर्ड पर बनाने के लिए लिया है, ठीक है। तो इतने छोटे पीस को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं एक दूसरे के पास में, पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं एक दूसरे के पास में, और फिर ये पूरा वायर बन रहा है, ऐसे मान सकते हैं इसको इजी वे में। तो इसलिए हम यहां पर इस छोटे से जो पार्ट है इसको हमने एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करके इससे किसी डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस छोटे से सेगमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा, वो होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहां पर इसकी डिस्टेंस है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए यहां पर तो Q चार्ज है ही नहीं, यहां पर Q की जगह क्या है, DQ चार्ज है। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल है यहां पे, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। अब
ये फॉर्मूला हमारे लिए बदलेगा, और कैसे बदलेगा, ये वैल्यू जाएगी k इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी काफी स्मॉल होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी E की कंपैरिजन में यहां पे क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा। ओके, डी क्यू इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, और इधर डीई। तो इस dq की वैल्यू आप यहां पे रख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो dq की वैल्यू रखने पर यहां से dq की वैल्यू रखोगे आप, तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल्स टू, ये थोड़ा हम पीछे लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा आराम रहे, तो यहां पे आ जाएगा dqo इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl। तो ये वैल्यू यहां रखो, तो ये हो जाएगा कि लैम्डा इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डीई। अभी तक तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो छोटे से स्मॉल सेगमेंट के कारण ही है। अगर हमें यहां पर यहां से लेके यहां तक पूरा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इस साइड इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन करोगे तो के लैम्डा डीएल ओवर आर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि E इज इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रेशन डीएल ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो चीजें आई है ना, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो ये जो आर है, इस वाली जो डिस्टेंस है, ये यहां के जैसे जैसे ये डीएल सेगमेंट इधर चलता जाएगा वैसे वैसे ये आर भी थोड़ा चेंज हो सकता है, और डीएल चेंज हो ही रहा है, तो डीएल का और आर का इनका इंटीग्रेशन होगा जो यहाँ पे वेरिएबल होगा। के और लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, पूरे पर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और फिर इसके बाद के की वैल्यू भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से सोल्व होगी। तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे कोई एक स्ट्रेट वायर है, उस वायर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारे पास, जैसे आपके पास कोई चार्ज सर्कुलर रिंग गिवन हो, जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये सब चीजें। अगर आपको कोई सर्कुलर रिंग दे दी और इस रिंग को आपने चार्ज कर दिया, और इसके कारण इसके किसी भी डिस्टेंस पर या इसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो ड्यू टू दिस रिंग। ये क्या है, यहाँ पे रिंग है। ठीक है, स्फेयर के कारण हमारे पास सिलेबस में आएगा, स्फेरिकल सेल के कारण, रिंग के कारण नहीं है। तो आपको मैंने यहाँ पर केवल एक एग्जांपल बताया कि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। अब हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आपके पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि आपकी नोटबुक का कोई पेज होता है, आपकी क्लास का जो ब्लैक बोर्ड होता है, या फिर आप जिस स्टडी टेबल पे पढ़ते हो उसका सरफेस होता है, ये सारे क्या है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, सरफेस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर कोई कंडक्टर स्फेयर होता है, उसको आपने अगर चार्ज दिया, उसके आप सेंटर में या उसकी बॉडी पे कहीं पर भी आप चार्ज रखोगे, वो सारा चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर आ जाएगा। तो कंप्लीटली जो चार्ज गिवन है उसको, वो कहां पर, उसके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है केवल। अगर कोई चार्ज कंप्लीटली सरफेस पर फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, देन यू कैन से इट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहां पर आपको काम आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अगर डिफाइन करना हो आपको तो कैसे करोगे, ये भी बता देता हूं। इसको डिफाइन करने के लिए देखो, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, इस तरीके से आप इसको डिफाइन करना है। ठीक है, जब इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया, अब आपको अगर एग्जाम में अगर ऐसी चीज आ जाती है तो इसको थोड़ा सा मसाला लगा के, थोड़ा सा अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में और थोड़ा बढ़ा के, इस लाइन को पूरी बढ़ा के लिख देना है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको काम में लेना। अब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कैसे आएगा,
इसमें से आप फिर से एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर लो, पूरा सरफेस नहीं लेना, छोटा सा सेगमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सरफेस आपने कंसिडर कर लिया, जिसकी जो वैल्यू वो कितनी है ds, और इसमें जो चार्ज होगा स्मॉल सेगमेंट में, चार्ज भी क्या होगा काफी स्मॉल होगा dq। तो अब ये जो आपने चार्ज यहाँ पे दोनों कंसिडर कर लिए, यहां से आप डेफिनेशन से सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा इक्वल्स टू dq ओवर ds। ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई। अगर आप इसकी यूनिट अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन कैसे, ऊपर 80 लिखोगे, नीचे l टू द पावर -2, l टू द पावर 2 लिखोगे नीचे, और ऊपर जाके -2 हो जाएगी पावर। सिंपल सा, वो आएगा नहीं इसलिए ज्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इतना ही काम की चीज है। फिर यहां पर dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, ये आपके काम आएगा इसलिए मैंने यहां पर बना दिया है, ठीक है ना। इसको काम में लेना, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहां पर। अगर हमारे पास कंप्लीट सरफेस का अगर नॉलेज हो, हमें पूरे सरफेस का एरिया पता हो, जैसे स्फेरिकल सरफेस हो गया, हमें अगर ये पता चल जाए कि ये एक स्क्वायर है उसके बारे में पता हो गया, तो हम डायरेक्ट भी यहां पे कर सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू कंप्लीट टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया S। ये सरफेस एरिया को आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आप A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये भी आप लिख सकते हो dq ओवर de, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप क्या लिख रहे हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इस चार्ज के कारण, इस चार्ज की वजह से अगर आपके पास कोई r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास है E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन आपको पता है Q तो पूरा का चार्ज है, आपके तो केवल स्मॉल सेगमेंट का पता है आपके पास, तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको Q की जगह आप लिख दोगे DQ। अगर स्मॉल चार्ज सेगमेंट है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा, तो आपने लिख दिया इधर DE। तो DE इज इक्वल्स टू K DQ अपॉन R स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम इसको अगर और कंप्लीट करते हैं तो इंटीग्रेशन कर दो, E इज इक्वल, इंटीग्रेशन के पहले हम यहां पर इसकी वैल्यू रखते हैं पहले, ठीक है। तो DE इज इक्वल्स टू K, DQ की वैल्यू कितना सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर, और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर लिख दो आप, बाहर लिखने पर K इंटू सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर, ये आपके सामने क्या आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया टोटल। सिमिलरली आप यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए आप सीधा सा डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो पूरा जो वॉल्यूम है, जैसे कि आपने एक बैलून कंसिडर कर लिया, कोई बॉल कंसिडर कर ली, ठीक है, तो कोई भी मटेरियल है, कोई सब्सटेंस है, उस बॉल के अंदर पूरी के अंदर भरा हुआ होता है, तो वो हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। जैसे कोई स्फेरिकल शेल होता है तो वहां पे सारा कंप्लीट जो सब्सटेंस है वो उसके आउटर मोस्ट सरफेस के आसपास ही होता है, तो वो होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में और सरफेस में ये आपको मैं डिफरेंस बता देता हूं। जो सॉलिड बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे, और जो फुटबॉल होती है, बास्केटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, तो वहां पे आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि वहां पे केवल सरफेस होता है, अंदर तो केवल हवा होती है। जबकि क्रिकेट बॉल में, हॉकी बॉल में, बेसबॉल में जो बॉल होती है वहां पे अंदर तक पूरा मटेरियल भरा होता है, तो वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरीके से, समझ में आया। तो इस तरीके से समझना आपको, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से आपको देखना है। तो यहां पर आप एक छोटा सा वॉल्यूम सेगमेंट कंसिडर करोगे, जैसे मान लो ये आपके पास यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम सेगमेंट है,
ठीक है। और इस वॉल्यूम सेगमेंट के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो dv है, और इसका स्मॉल चार्ज कितना है, dq इसका स्मॉल चार्ज है। तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा रो, ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं रो। ये इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इसके लिए वैल्यू आ जाएगी dq चार्ज अपॉन वॉल्यूम, dq ओवर dv, ठीक है। और इसकी यूनिट आ जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई। यहां से अगर आपको dq कैलकुलेट करना हो तो रो इंटू dv, और यहां पे अगर आपको कंप्लीट वॉल्यूम के बारे में पता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q ओवर V। इस तरीके से भी आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कवर कर सकते हो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हो। अब इस वॉल्यूम को फिर से, क्योंकि देखो ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम है, जब कोई छोटा सा, चाहे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हो, जो वैल्यू है वो उसको पॉइंट चार्ज की तरह ही कंसिडर करोगे। और यहां से भी अगर हमें कहीं पर r डिस्टेंस पर p पर, पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो आप इसके लिए क्या करोगे, E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। लेकिन फिर से स्मॉल चार्ज है ये, तो आप यहां पर dq बना सकते हो, और dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्मॉल होगा, और वो भी आपके लिए de होगा, ठीक है। और यहां पे आप dq की वैल्यू रख देंगे, तो k रो इंटू dv अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू डी। लेकिन आपको पता है स्मॉल चार्ज के कारण है, और अब पूरे कंप्लीट वॉल्यूम का डिफाइन करना है, तो आपको डिफाइन करने के लिए E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करना होगा, के रो ये कांस्टेंट होंगे, और dv ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी वेरी हो सकता है। जैसे इधर वाले अगर कोई सेगमेंट आपने कंसिडर किया उसके लिए आर ज्यादा होगा, इधर वाले सेगमेंट के उसके लिए आर कम होगा, तो आर की टर्म्स में हम v की वैल्यू हो सकती है, इसलिए इनका जो इंटीग्रेशन है वो हमने इस तरीके से किया है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन, वॉल्यूम का इंटीग्रेशन। तो ये आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है वो इतना है, इस तरीके से आपको ये करना है आगे। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बात करते हैं क्या होता है। देखो, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर्स में, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कशन किया था पिछले लास्ट वाले कुछ लेक्चर्स में, तो वहीं से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है, ठीक है। और इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पहले क्या है, हमारे पास एक टॉपिक आता है छोटा सा, एरिया वेक्टर। देखो, अभी तक हमने क्या किया है कि एरिया को केवल इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है, हमने केवल एरिया का मैग्नीट्यूड डिफाइन किया है, और एरिया को एज ए एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव किया है, काम में लिया है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी होगी जहां पे, या होती है जहां पे हमें एरिया के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है हमें एरिया के साथ साथ। तो वहां पर हमें एरिया की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। तो अगर हमारे पास एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होगी वो कैलकुलेट करनी, और वो आपको पता होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, जिस भी सरफेस के हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस सरफेस के नॉर्मल और आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है, जैसे कि मेरे पास ये कंप्लीट बोर्ड का जो सरफेस है, इसका अगर प्लेन एरिया का एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना हो, बताना मुझे, तो इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपकी तरफ जो डायरेक्शन है उधर, आप जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये आपकी खुद की तरफ होगा। अगर मेरे पास यहां पर ये मेरे पास ये नोटबुक है,
इस नोटबुक का मेरे पास दोनों साइड है, तो दोनों साइड में मेरे पास एरिया वेक्टर किधर होगा, इस वाले प्लेन का एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल भी है और सरफेस के आउटवर्ड भी है। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो नॉर्मल टू द सरफेस और इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। सिंपल सी बात है। अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो इसका इस सरफेस के नॉर्मल मतलब इधर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, नीचे वाले सरफेस का परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे जैसे ये नोटबुक घूमेगी उसके साथ साथ इसका परपेंडिकुलर भी घूमता जाएगा और इसका एरिया की जो डायरेक्शन है वो भी घूमती जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई मान लो ये बुक है, तो चाहे बुक का भी अगर आप कंसिडर करते हो वो भी इसी तरीके की, आप कोई भी बुक यहाँ पे काम में ले सकते हो, कोई भी नोटबुक काम में ले सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये समझ के चलना है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होती है हमेशा, हर जगह पे, और जितनी ज्यादा काम में लोगे उतनी ज्यादा आपको ये समझ में आएगा, उतनी ज्यादा पता चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, तो सबसे पहले मैंने आपसे ये बात की कि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करता ड्रॉ करता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये मैंने यहां पर आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है। जनरली ये थोड़ा डार्क बनाया क्योंकि मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम लेना है इसलिए। ठीक है, और एक मैंने मेरे पास जो एरिया वेक्टर है वो मैं इस बुक से काम कर लूंगा, बुक से हो जाएगा काम। ठीक है ना, तो यहां पर देखो आप सबसे पहले क्या है, ये हमारे पास यहां पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैंने आपके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट कर ली है, ड्रॉ कर ली है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो डिफाइन कैसे करूंगा, वो देखो, इसको डिफाइन करते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नॉन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इसको हम एक बार मैं नोट भी कर देता हूं, लिख भी देता हूं यहां पे। क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो इमेजिनरी है, तो हम इसका नंबर कैसे काउंट कर सकते हैं। मैंने यहां पर आपके लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए नियरली 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, ये 9 कर्व बनाए हैं। अब हो सकता है कोई मेरी जगह कोई दूसरा अगर यहां पे बनाए, ज्यादा काम करने वाला आदमी बनाए, तो 9 की जगह वो 18 भी तो बना सकता है, या बीच में 2-4 और प्लॉट कर सकता है। या मान लो कोई ज्यादा मेरे से ज्यादा आलसी आदमी इसको बनाए अगर, तो आप ये मान करो वो बीच में एक एक स्किप कर दे यहां से, तो या तो 4 लाइंस होगी या 5 लाइंस होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे बात कर सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में देखो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एग्जैक्ट तो हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहां पर लेकिन एक कॉन्सेप्ट जरूर है कि हम ये बात करते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर होती है, ज्यादा नजदीक नजदीक होती है एक दूसरे के। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर रेयरर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती है। और जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास पास में होती है, नजदीक नजदीक होती है। तो हम वहां पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डिफाइन करने के लिए हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को काम में ले लिया, कि जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा ना तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इससे इसको फाई प्रोनाउंस करेंगे, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू एस कॉस थीटा। ये आपको क्या होगा, ये एस भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है, मैं बार बार बताऊं, ये सरफेस एरिया हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, एस भी हो गया और कोस थीटा हो गया। इन तीनों क्या सिग्निफिकेंस है देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल ली। फिर हम काम में ले रहे एरिया। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उसके एरिया के थ्रू उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी। ये तो सीधा सा पता है, चाहे कोई भी प्लॉट करें। अगर एरिया बड़ा होगा तो मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा सकूंगा, अगर एरिया छोटा होगा तो मैं कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा सकूंगा। तो ये थोड़ी प्लॉट करने की क्वालिटेटिव चीजें हैं जिनको हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डिफाइन कर रहे हैं। और कॉस थीटा का क्या मतलब है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा कैसे काम करेगा। अगर ये मेरे पास जो बुक है इसका सरफेस, इसका एरिया इतना सा है, तो यहां पर से देखो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो पाएगी इसके थ्रू, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अगर इसका एरिया बड़ा होता तो ये सारी 9 की 9 पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू पास हो पाती। तो ये तो एरिया, सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। E इंटू एस या E इंटू ए भी लिख सकते हो आप। अगर आप यहां पे चाहो तो आपको E इंटू ए कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और भी बात करूंगा और क्या क्या लिखा जा सकता है। तो आपने लिख लिया E इंटू ए या E इंटू एस, ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उतनी ज्यादा यहां पे वैल्यू होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं केस 1 लिख देता हूं, केस 1 थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो मेरे पास यहां पर cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 होगी। और फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E इंटू ए वाला काम में ले लिया मैंने, ठीक है। 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो डायरेक्शन है वो इधर है, इस डायरेक्शन में है। आपके सामने एरो की तरफ बताने की जरूरत नहीं है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर और बाहर की तरफ, मतलब इधर बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन के बराबर हुई कि नहीं, सेम डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई, हो गई। इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर इस टाइम पे टोटल 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है जो इस बुक के थ्रू पास हो पाती है, बुक के अंदर से पास हो पाती है। अगर ये इधर से भी हम बीच में लेकर आ सकते तो ठीक है, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकंड केस, केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही रहेगा, ये किधर आएगा देखो, ये इस तरीके से आएगा घूमते हुए। ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का, ठीक है। जैसे जैसे ये आ रहा है अब इसका एरिया देखो, एंगल इंक्रीज हुआ ना, लेकिन ये जो एरिया है, एरिया तो उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसके थ्रू जो पास होने वाली है वो क्या हो गई, कम हो गई है। अब 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पास हो रही है। अब ओनली 4 ही हो रही है। अब ओनली 2 ही हो रही है, एक नीचे से निकल गई बाकी ऊपर से निकल गई। अब इसके थ्रू एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे से रह गई और 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से हो गई, इसके थ्रू एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही, जबकि ये कितना हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू 0। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। यहां पर इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है। और आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है 0 से लेकर 90 की तरफ जाता है, उसके साथ साथ cos थीटा की वैल्यू 0 डिक्रीज होती जाती है। कहां से, 1 से 0 की तरफ चलती है। जब ये 0 से 90 की तरफ चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। अब फिर से हमारे पास, हम यहां पर थे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फील्ड भी था, एरिया भी था, लेकिन फ्लक्स कितना था, 0। अब मैं इसको और ऑपोजिट करते चलता हूं। जब इधर में ले आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, एरो की तरफ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मेरी तरफ है,
तो यहां पे आप क्या कह सकते हो, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग इनवर्ड, इनवर्ड टू दिस प्लेन, इस प्लेन के अंदर जा रहा है इधर। हम इसी प्लेन की बात करें, इसकी बात नहीं करें पीछे वाले की, हम इसकी बात करें केवल। ये इसके अंदर पास हो रही है, और ये जो इनसाइड जो फ्लक्स होगा, केस थर्ड, यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 180 एंड कोस 180 की वैल्यू -1 एंड फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए -1 माइनस ई इंटू ए फाई। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंप्लीट अच्छे तरीके से बिना किसी वीडियो वगैरह के हमने यहां पर समझ लिया है। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना ऊपर वाला, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब इधर था नहीं है, इधर का मतलब इसके आउटवर्ड पास हो रहा है। ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हो आउटवर्ड या आउटगोइंग, इसको आप आउटवर्ड या आउटगोइंग बोल सकते हो। ये तो जीरो है बीच वाला केस, तो यहां पे तो कुछ है ही नहीं। ये फाई कैसे कर दिया मैंने, ये फाई नहीं, ये जीरो हो गया। ठीक है, ये होगा जीरो। ठीक है, और जो नीचे वाला ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इनवर्ड। इस तरीके से होता है, नेगेटिव जब होता है फ्लक्स उसको इनवर्ड बोलते हैं, जो आउट पॉजिटिव होता है उसको हम आउटगोइंग बोलते हैं, आउटवर्ड बोलते हैं। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना अगर बढ़िया लैंग्वेज में, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए से। और अगर हमारे पास कोई स्मॉल सेगमेंट है, तो मैं यहां पर एक कोई भी इसको एक इंडिकेटिव सरफेस एरिया बना देता हूं मैं यहां पर, और इस सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, फाई इज इक्वल्स टू, या आप डी फाई भी लिख सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा। और ये तो इसका हो गया स्केलर फॉर्म, अगर ये है स्केलर क्वांटिटी, अगर ई और ए, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर है, इसलिए यहां पे आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो थोड़ा, इसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू, नॉट E, फाई इज इक्वल्स टू, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ए, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर इसके लिए लिखोगे तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds या ई डॉट da। इस तरीके से आप इसको एरिया वेक्टर के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि cos थीटा जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट में आता है। जब टॉर्क था तो हमने वहां पे साइन थीटा यूज किया था, क्योंकि साइन थीटा हमें क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आया था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में होता है। यहां पर जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए हमने cos थीटा लिया। सिंपल इज दैट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है आपके पास, उन न्यूमेरिकल को अच्छे से करोगे फिर उसको आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे आप करोगे, मैं तो कंटिन्यूअस आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो कंटिन्यूअस आपको देते जा रहा हूं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मानता हूं मैं, अपने आप को तो मानूंगा ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप भी अगर इनको सुनोगे अच्छे से स्टडी करोगे, आपको भी पता चलेगा कितना एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आपको मैं ये पूरी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद गॉस लॉ के बारे में, कि गॉस लॉ क्या होता है, फिर उसको हम डिफाइन भी करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं क्या होता है। देखो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग नेट आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया is 1 upon epsilon naught times of charge enclosed by the closed surface। ओके, इसको मैं पहले लिख देता हूं, आपको फिर और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर
मैंने लिखा है नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट, या चार्ज इनक्लोज्ड बाय द एरिया। तो आपके पास जितना आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, सपोज आपके पास ये एक कोई भी एक रैंडम क्लोज्ड सरफेस है, ये आपका क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सरफेस हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई रैंडम सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, जो क्लोज 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। आपकी कोई जैसे क्लोज्ड कोई डिब्बा भी हो सकता है, ये कोई बॉक्स हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके थ्रू मान लो जितना भी कोई चार्ज होगा, क्यू चार्ज है इसके अंदर, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसके आउटगोइंग जितना भी फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स की वैल्यू इस चार्ज के 1/ε टाइम्स होगी। तो आप ये कह सकते हो फाई इज इक्वल्स टू 1/ε इंटू क्यू। 1/ε इंटू क्यू आपके लिए फाई की वैल्यू आ गई, और आप यहां पे लिख सकते हो फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। ये एक आपका गाउस लॉ का एक फॉर्मेट हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं यहां पर इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या? इस पूरे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैसे होगा? मान लो यहां पर इसका जो सरफेस एलिमेंट है वो है DA, ठीक है, एरिया एलिमेंट, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाता है सपोज E के बराबर। तो यहां पर DA के कारण जो DE होगा वो तो होगा E डॉट DA। और अगर आप कंप्लीट का फाइंड आउट करोगे तो जितने भी इसके सरफेसेस हैं, छोटे छोटे जितने भी सेगमेंट होंगे, उनका सबका फाइंड आउट करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E डॉट DA। ये कंप्लीट पूरा इनक्लोज सरफेस का एरिया इस डेफिनेशन से आता है, इस फॉर्मूले से आता है। तो आप यहां पे भी लिख सकते हो ये इलेक्ट, और इसके बारे में जब हम ये डेरिवेशन करेंगे ना, इसका प्रूफ करेंगे, तो और अच्छे से पता चलेगा, और अच्छे से ये पूरी डिटेल में आएगा। तो E डॉट DA इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो ये आपके सामने क्या आ गया? गॉसियन सरफेस से रिलेटेड या एनक्लोज सरफेस से रिलेटेड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। और यहां पर ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है ना, तो आप यहां पर इसको क्लोज्ड एक सर्कल लगा दोगे इस इंटीग्रेशन के आगे, तो आपका काम यहां पे कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने गॉसियन लॉ को डिफाइन किया है। नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। इसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे फ्लक्स दो टाइप से हो सकता है ना, और चार्ज भी तो दो टाइप का होता है। अगर किसी सरफेस एरिया के अंदर प्लस चार्ज है तो आपके पास फाई इज इक्वल्स टू आएगा Q/ε0। तो आपके पास जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होगा? आउटगोइंग फ्लक्स होगा। अगर आपके पास ये जो कोई सरफेस है, इस सरफेस पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो ये बनेगा फाई इज इक्वल्स टू -Q/ε0। तो आपके पास जो सरफेस एरिया रहेगा वो इनवर्ट सरफेस एरिया रहेगा, ठीक है, ये इनवर्ट रहेगा, सरफेस एरिया नहीं। फ्लक्स जो रहेगा वो इनवर्ट फ्लक्स रहेगा, आउटवर्ड फ्लक्स नहीं रहेगा, अगर इसके अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव रखा हुआ है उस कंडीशन में, ये गॉस बताता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव फ्लक्स है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है। जब इनवर्ट है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे, जब पॉजिटिव है तो उसको आउटवर्ड कंसिडर करेंगे, खत्म बात। अब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहां पर एक सबसे पहले एनक्लोज्ड सरफेस कंसिडर करेंगे, और सिंपलिसिटी के लिए हम यहां पर एक इसको एक रेगुलर सरफेस लेंगे। ओके, इरेगुलर सरफेस नहीं लेंगे, रेगुलर सरफेस लेंगे जिसका हम एरिया इजीली कवर कर सके, उसको हम एरिया
कैलकुलेट कर सकें। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, एक सरफेस, एक चार्ज कंसिडर करेंगे। उस चार्ज को हम सबसे पहले एनक्लोज कंसिडर करना है। तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है। और इस सर्कल के सेंटर पर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर प्रेजेंट है। तो हमारे पास गॉस लॉ की, गॉस थ्योरम की दो कंडीशंस आ गई। चार्ज होना चाहिए इसके अंदर और सरफेस होना चाहिए एनक्लोज्ड, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और फिर हमारे पास जो नेट जो फ्लक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम सबसे पहले जो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, यहां पर ये जो आपके पास गॉसियन सरफेस है, इस सरफेस के किसी भी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन सी डायरेक्शन में होगी, इसके कारण, चार्ज के कारण। तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे इसी डायरेक्शन में होगी, और ये हो गया E। और इस पूरे सरफेस को, जो क्लोज सरफेस आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, ये आपके सामने सर्कल नहीं है, ये स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, बॉल के जैसा, फुटबॉल के जैसा है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर इसके छोटे छोटे एरिया सेगमेंट होंगे, एरिया एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां पर अगर कंसिडर करूं इस टाइप के, ये छोटे छोटे इसके एरिया एलिमेंट होंगे। और जैसे आपने फुटबॉल में नहीं देखे क्या, उसके अलग अलग थोड़े पैचेज होते हैं, ठीक है। कुछ 6 एजेस वाले होते हैं, कुछ 5 एज वाले होते हैं, ठीक है ना, पेंटागन और हेक्सागन टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे सेगमेंट हमने कंसिडर कर लिए। अब ये जो सेगमेंट है, इन सेगमेंट का एरिया किधर होगा, क्योंकि सेगमेंट भी तो एक टाइप का आपके लिए सरफेस एरिया ही है। ये जो सेगमेंट है ये भी एक टाइप का सरफेस एरिया ही होगा, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया है इसकी डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होनी है, नॉर्मल होनी है प्लेन के। तो इसका प्लेन कौन सा हो गया, इसका प्लेन तो हो गया, छोटी सी मेरे पास पर्ची पड़ी है, काम आ गई है। ये जो पर्ची है, मान लो ये जो प्लेन एरिया वो तो ऐसे हो गया, और इसका एरिया किधर है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर इधर ही हो गया। तो इसका सरफेस एरिया भी डी ए भी इसी डायरेक्शन में हो गया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे इस जो आपने सरफेस एलिमेंट लिया है डी ए, इस एलिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, बस। सबसे पहले मेरे को एक काम करना है, तो हम यहां पर अच्छे से लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट डीए, डीए के थ्रू, ओके। ये थोड़ी राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करें, डीए। तो डीए अगर एलिमेंट है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी केवल डी फाई होगा, स्मॉल होगा। तो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। आया कि नहीं आया, ई डॉट डी आ गया ना। और ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा से ओपन होगा क्योंकि आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट है, या आप डायरेक्ट ये लिखते हो वो भी चल जाएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और ई के बीच में कॉस थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन ए एंड ई विच इज 0, एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने आ गया डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए, सिंपल। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर ली मैंने। और इस Q चार्ज के कारण सरफेस सेगमेंट P पर फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P
ड्यू टू क्यू, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? आर इसकी डिस्टेंस है ये, और डिस्टेंस इसकी रेडियस के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, तो आपने रेडियस के बराबर बना दिया। तो ये वैल्यू आप यहां लिख देंगे, E की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिख दोगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या डी फाइव इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, तो आप लिख दोगे डी फाइव इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। ये मेरे को वहां लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया कि मैं सोच रहा हूं यहां पे आ जाए पूरा। तो डी फाइव इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया स्मॉल सेगमेंट के कारण। अब आपको कंप्लीट पूरे सरफेस के फ्लक्स चाहिए, तो आप लिख दोगे फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। इसको गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं, क्लोज्ड गाउसियन सरफेस भी बोलते हैं। गाउसियन सरफेस क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो अपने चार्ज के अराउंड होता है, जिसको हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इट इज ए हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सरफेस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट एनक्लोजेस सम अमाउंट ऑफ चार्ज। इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप कंसिडर करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कंप्लीट सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू डी ए। और एक बात बता देता हूं, ये जो आर है, जो आपने स्मॉल आर यहां पे इस पूरे सर्कल का आर है, ये सर्कल का नहीं, ये पूरे स्फेयर का आर है, ठीक है। इसको आप कैपिटल आर भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी यहां पर नेक्स्ट टाइम पर जो आर कंसिडर करेंगे सरफेस का या स्फेयर का, जो आर होगा वो कैपिटल होगा, और एक जो रैंडम डिस्टेंस होती है वो हमारे लिए हमेशा स्मॉल आर से कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा आगे की कैलकुलेशन के लिए काम रहेगा, यहां के लिए तो जैसा हो गया हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखो क्या आएगा, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएंगे, और इधर डी फाइव का 5 हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ए। अब जो सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जितने भी जो सेगमेंट्स बनेंगे इस स्फेयर के ऊपर, जैसे कि फुटबॉल के ऊपर छोटा छोटा सेगमेंट्स होते हैं उस टाइप के, और वो सारे सेगमेंट्स का एरिया जब ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, उस सरफेस स्फेयर का एरिया निकल के आएगा। और जो स्फेयर का एरिया क्या होता है, वो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हो जाएगी, हम यहां पे लिख के को के ही रहने दो एक बार, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये इस सरफेस का स्फेयर का एरिया हो गया, जो क्लोज सरफेस है ना गाउसियन सरफेस, इसका एरिया हो गया। के की वैल्यू रखेंगे हम आगे, और बाकी सब कुछ एज इट इज रख देंगे। तो देखो हमारे पास, फिर से मैं पूरा लिख देता हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ये था। के की वैल्यू रखेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ये था, जो ज्यादा चीजें यहां से कट जाएगी, तो कट चुकी है आपके सामने, 4 पाई से 4 पाई कट जाएंगे, और फाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके सामने प्रूफ ऑफ गॉस लॉ हो गया।
ठीक है, ये तो आपके सामने हेंस प्रूव हो गया। और हमने यहां पर जो फाई की वैल्यू कैलकुलेट की वो कैसे करी है, देखो फाई की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो इसी फॉर्मूले से की है। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया और इसके बाद आपने यहां पर क्या किया है, इंटीग्रेशन ही किया है। तो वो आ गया ना, जो मैं यहां पर पहले लिख रहा था, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो सर्कुलर क्लोज इंटीग्रेशन की बात है, हमने यहां पर भी क्या किया है, इंटीग्रेशन ही किया इसका। और ये जो इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें आप सर्कल लगाओगे। जो इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये जो आप बाबा जी का ठुल्लू बनाते हैं यहाँ पे सपोला सा जो है ये, तो इसको क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, इसलिए ये आपका क्लोज एक सर्कल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अब आपके सामने ये पाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव आपके सामने आ चुका है। अब हम यहां पे बात करें कि अब इससे क्या पता चलता है। देखो, अगर आपके सामने चाहे ये एक सरफेस है या फिर आपके सामने ये सरफेस है, दोनों के अंदर अगर प्लस 5q एंड प्लस 5q चार्ज रखा हुआ है, तो 5 की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। दोनों के अंदर क्या होगी, सेम होगी, कोई डिपेंडेंसी नहीं है किसके ऊपर, रेडियस पर, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रेडियस एंड साइज एंड साइड एंड एवरीथिंग। केवल वो मीडियम पे डिपेंड कर सकती है लेकिन साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस टाइप का कि रेडियस इंक्रीज कर दिया आपने स्फेयर की तो उसका फ्लक्स कैसे चेंज होगा, रेडियस को हाफ कर दिया तो कैसे चेंज होगा, डबल कर दिया तो कैसे चेंज होगा। तो ये अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप अलर्ट रहें। ये इस तरीके का मैंने बता दिया है, इसको बहुत अच्छे से करना है। और अभी हमारा जो गॉस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम आगे बात करने वाले हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशंस की, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मिलते हैं हम फिर से अगले लेक्चर में।